हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड फ्रेश मॉर्निंग। क्योंकि आज पहली बार मैं वीडियो सुबह रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी बज रही है 4 सुबह की और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रिकॉर्ड करते टाइम। एकदम फ्रेश मूड है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मैं सही तरह से पढ़ाऊँगी और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैंने एक यूट्यूब का नया कुछ स्कीम पढ़ा, मतलब वीडियोज़ में देखा है कि वो उसमें बोला जा रहा है कि 29 तारीख के बाद आपके सब्सक्राइबर दिखेंगे। और ये सही मैंने देखा भी है, चेक भी किया इनबॉक्स में, तो सच में था। तो एक मेरा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे वीडियोस को देखकर नहीं सब्सक्राइब करते तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उसमें हर्ट नहीं होगा, मैं वो मेहनत कर लूँगी, मुझे मेहनत करना पसंद है। बट एटलीस्ट ये मत जज कीजिएगा मुझे कि ये क्या पढ़ाएगी, इसकी तो इतनी कम सब्सक्राइबर्स है, इसको क्या ही नॉलेज होगा, ये क्या पढ़ाएगी। ये मत हो सकेगा तो मत कहिएगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऐसे अगर कोई बोलेंगे कि मतलब मैं अपना बेस्ट देती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ और मैं सीखती भी हूँ बेस्ट, और मैं इसीलिए बेस्ट सिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं सबसे बेस्ट सिखाती हूँ, मेरे से भी अच्छे सिखाते होंगे, इसमें कोई दिक्कत, कोई जज करने वाली बात नहीं है। बट ये मत कहिएगा कि ये तो इतने कम सब्सक्राइबर वाली है, इसको क्या आएगा पढ़ाने, ऐसा नहीं है। किसी के सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ पे जज मत किया कीजिएगा, उनको हर्ट होता है। आई होप कि आप मेरी रिक्वेस्ट को समझेंगे। तो ये पार्ट सेकेंड है, मैंने पार्ट 2 ऑलरेडी बना दिया है इसका, आप जाके उस पर चेकआउट कर लीजिएगा। लिसन हो गया, हियर हो गया, उनमें क्या डिफरेंट, स्टडी रीड में क्या डिफरेंट, अवॉर्ड रिवॉर्ड में क्या है, ब्रिंग फेच में क्या है, और भी एक था शायद, हाँ, वॉच एंड सी में क्या है। तो आज हम देखेंगे इसमें वीप एंड क्राई, टीच एंड इंस्ट्रक्ट, वेडिंग एंड मैरिज, फाइट एंड क्वार, रिच एंड अराइव, टेल एंड स्पीक, इन सब में क्या अंतर होता है आज हम देखने वाले। आशा करती हूँ कि आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं पहले कि क्राई क्या होता है। ठीक है, क्राई इज शाउट और स्क्रीम टिपिकली टू एक्सप्रेस फियर, पेन और ग्रीफ। इसका मतलब होता है चिल्लाना ज़ोर ज़ोर से। ठीक है, स्क्रीम यानी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना होता है, स्क्रीम मतलब भी चिल्लाना ही होता है, ये गला फाड़ फाड़ कर होता है। आमतौर पर अपने डर को, दर्द को और ग्रीफ, शौक होता है ना, उसको दिखाने की कोशिश करना, वो क्राई कहलाता है। और ये स्पेशली बच्चों में देखा जाता है। वैसे हम लोग भी कभी कभी रोते हैं जब अटेंशन लेना चाहते हैं, तो रोते हैं कि नहीं। तो देख लीजिए, बच्चों को हम ये नहीं बोलेंगे वाई आर यू वीपिंग बेटा, हम लोग बोलेंगे वाई आर यू क्राइंग बेटा, क्योंकि वो ना अपनी पेन को दिखाना चाह रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से अटेंशन लेना चाह रहे हैं। तो यही होता है शाउट, सॉरी यही होता है क्राई। देख लेते सेंटेंस। द सेंटर forward cried in pain as he went down under the challenge. Weep is more formal. Weep is to express deep sorrow, usually by shedding tears. Weep focuses more on the feeling. Weep is usually silent. Weep is a slightly more depressed or serious term. Weep is mostly used in case of great loss or sorrow. मतलब समझ रहे हैं इसका। वीप इज़ मोर फॉर्मल, ये थोड़ा ज़्यादा ही फॉर्मल हो जाता है। वीप इज़ टू एक्सप्रेस, फॉर्मल यानी ज़रूरी नहीं कि औपचारिक उसका मीनिंग जाने। फॉर्मल मतलब फॉर्मल समझिए कि एकदम फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल और फॉर्मल में अंतर होता है। वीप इज़ टू एक्सप्रेस डीप सॉरो, ये जो वीप है ना, ये एकदम डीप में आपको शोक दिखाता है। अगर आप ज़्यादा शोक में हैं तो वीपिंग कर रहे हैं, क्राइंग नहीं कर। यूजली बाय शेडिंग टीयर्स, आमतौर पे जो हम आंसू गिराते हैं ना कि चिल्लाते हैं। वीप फोकसेस, जो वीप है वो उस पर ज़्यादा फोकस करता है। मोर ऑन द फीलिंग, ज़्यादा तो करके ये फीलिंग्स पे फोकस करता है। वीप इज़ यूजली साइलेंट, ये हम आमतौर पे साइलेंटली रोते हैं, एकदम धीरे धीरे रोते हैं, बिस्तर के अंदर जाकर रोते हैं। वीप इज़ अ स्लाइटली मोर डिप्रेस्ड और सीरियस टर्म। वीप जो है थोड़ा ज़्यादा ही डिप्रेशन का काम करता है, तब हम रोते हैं, या सीरियस मैटर होता है तब हम रोते हैं। वीप इज़ मोस्टली यूज्ड इन केस ऑफ ग्रेट लॉस और सॉरो। जो वीप होता है ये आमतौर पर होता है जो
तब हम रोते हैं जब ज़्यादा करके शौक हो, सॉरो यानी शौक होना, और लॉस हो, तब हम रोते हैं। बिजनेस में कोई घाटा हो गया, कोई ब्रेकअप कर लिए, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बॉयफ्रेंड छोड़ के चली गई, कुछ इस तरह से अगर होता है ना, तो हम वीप करते हैं, क्राई नहीं करते। डिफरेंस समझ लीजिएगा, क्राई किसी का अटेंशन लेना, चिल्ला चिल्ला कर रोना, बच्चों में देखा जाता है आमतौर पे, और वीप होता है जो स्लाइटली बिस्तर के अंदर जैसे कि हम लोग रोते हैं, किसी को बता नहीं सकते ना कि क्या मैटर है। आई होप समझ रहे होंगे। तो सेंटेंस देख लेते हैं। अ ग्रीविंग मदर wept ओवर द बॉडी ऑफ हर डॉटर, यानी एक जो माँ है वो अपने बेटी के शव पे रोने लगी, एकदम फूट फूट कर रोने लगी। मतलब एकदम इतना ज़्यादा वो रो रही थी कि मैं उस दृश्य को व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर कोई माँ है और उनकी बेटी के शव लिया जा रहा है, गुजर गई हो बेटी, तो सोचिए उस माँ पे क्या बीतती होगी। तो वही ये दृश्य बता रहा है। टीच एंड इंस्ट्रक्ट दोनों का अर्थ होता है सिखाना ही। तो क्या अंतर है देख लेते हैं। शो और एक्सप्लेन टू समवन हाउ टू डू समथिंग, यानी वो टीच होता है, किसी को दिखाना, एक्सप्लेन करना कि वो कैसे किया जाता है, वो टीच होता है। ही टॉट मी हाउ टू स्पीक, उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं कैसे बातें करूं। उन्होंने मुझे सिखाया बातें करना कैसे किया जाता है, टीच हो गया। और इंस्ट्रक्ट क्या होता है, डायरेक्ट और कमांड समवन टू डू समथिंग स्पेशली एज एन ऑफिशियल ऑर्डर। तो इंस्ट्रक्ट समझ रहे होंगे कि डायरेक्ट कमांड देना किसी को, किसी चीज़ को करने के लिए स्पेशली एकदम ऑफिशियल ऑर्डर दिया जाता है। जैसे कि हम समझ लीजिए कोई कोच हो गया, या कोई टीचर हो गए, कोई आर्मी होंगे, इन सब ज़्यादा करके आर्मी में या इन सब में इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनको एकदम ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दिया जाता है, एकदम आप कीजिए ही कीजिए। तो ये अंतर होता है। टीच किसी चीज़ कोई सिखाना। अब ये फॉर्मल हो गया। आई होप कि इनफॉर्मल और फॉर्मल में समझ रहे होंगे। ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान तो ये भी हुआ और ये भी हुआ, लेकिन अगर कोई टीचर हमारे स्कूल में देते हैं तो वो हमें पढ़ाए हैं, अगर कोई पेरेंट्स देते हैं तो वो हमें सिखाए हैं, लेकिन अगर कोई हमारे से बड़े गुरु हो गए तो वो हमें इंस्ट्रक्ट किए हैं। अब आप बोलेंगे मैम ये भी तो टीचर हुए तो बड़े ही हुए ना, तो ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। ये स्पेशली मेरे ख्याल से आर्मी में यूज़ किया जाएगा तो बेहतर होगा, और जिम वगैरह में, कोच वगैरह में, उन सब के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो कमांड देते हैं बच्चों को। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इंस्ट्रक्टेड हिम टू वेट, उसने उसे ऑफिशियली मतलब कमांड दिया, इंस्ट्रक्ट किया है कि तुम वहाँ वेट करो। आई होप समझ रहे होंगे। फाइट एंड क्वारल में क्या अंतर होता है बच्चों, देख लेते हैं। टेक पार्ट इन अ वायलेंट स्ट्रगल इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल ब्लो और द यूज ऑफ वेपन्स, दैट कॉल्ड फाइट। फाइट यानी ऐसा झगड़ा जब उस समय, झगड़े के समय हम लोग कुछ वेपन्स का यूज़ कर लेते हैं, कुछ बंदूक वगैरह का यूज़ कर लेते हैं फिज़िकली, तो उसे हम फाइट कहेंगे। आप दो दोस्तों में ये नहीं बोलेंगे कि वाई आर यू फाइटिंग। अगर वो लोग नॉर्मली फ़ाइट कर रहे हैं तो वो फाइट नहीं होगा, ठीक है। वो एक तरह से वो क्वारल नहीं हो जाएगा। वो अगर कोई फिज़िकली किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करते हैं तो वो क्वारल हो गया, और अगर करते हैं तो फाइट होगा। इतना डिफरेंस समझ लीजिए। इसका देख लेते हैं सेंटेंस। मेन वर फाइटिंग, जो आदमी थे, कई लोग आदमी थे, दो से ज़्यादा, मेन प्लूरल है, वो लोग फाइटिंग कर रहे थे, यानी वो बंदूक वगैरह कुछ वेपन्स के साथ फाइट कर रहे थे। और क्वारल जो होता है स्पेशली औरतों में देखा जाता है, बातों से लड़ाई करते, झोटम झोटिम करते। हमारे बिहार में कहते हैं झोटम झोटिम करना, यानी बाल पकड़ पकड़ के झगड़ना। देख लेते। हैव अ हीटेड आर्गूमेंट और डिसएग्रीमेंट, मतलब कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट जो दोनों को पटता नहीं है, दो औरतों में है ना, पटता नहीं है, तो वही होता है क्वाल। स्पेशली बहन बहन में देखा जाता है, झोटम झोटिम करते हैं। तो कहिएगा, हे बेटा वाई आर यू क्वारलिंग, वाई आर यू क्वारलिंग। इसको क्वारल नहीं पढ़ते, क्वारल। कोई पढ़ेगा क्वारल नहीं, क्वारल। स्टॉप क्वारलिंग विद योर सिस्टर, झगड़ा करना बंद करो अपनी बहन के साथ। समझ गए।
देख लेते हैं रिच एंड अराइव क्या होता है। माफ़ कीजिएगा, मैंने थंबनेल में ये दोनों डाल दिया है, मुझे लगा मैंने ये भी पढ़ा दिया है, बट मैंने नहीं पढ़ाया था, सॉरी फॉर दैट, इट्स माई मिस्टेक, इट वॉज माई मिस्टेक। Arrived always takes preposition reach a place at the end of a journey or stage in a journey। जो arrive होता है वो always क्या लेता है, preposition लेता है अपना end में journey ख़त्म करने पर। I hope कि समझ में आ रहा होगा। We can see here, we arrived at his house and knocked at the door. This is arrived here, okay, and it took at. We arrived at, after arrive it took at, this is preposition। We arrived at his house and knocked at the door, हम उनके घर पहुँचे और दरवाजे को नॉक किए। Then what's the difference between reach and arrive? Let's see। To arrive a place, especially after spending a long time or a lot of effort traveling, it takes noun। ये noun लेता है क्योंकि इसलिए ये preposition लेता है, और ये arrive जो है, सॉरी ये reach जो है वो noun लेता है और arrive जो है preposition लेता है। देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। To arrive a place, किसी जगह पे पहुँचना, especially after spending a long time, आमतौर ख़ास करके जब हम बहुत समय बिता कर आते हैं, और अ लॉट ऑफ एफ़र्ट, बहुत ही मेहनत से ट्रैवल करके, ठीक है, किसी जगह पे पहुँचते हैं तो उसके लिए हम रिच यूज़ करते हैं, और ये हमेशा नाउन लेता है अपने बाद। जैसे कि सेंटेंस के थ्रू क्लियर कर लेंगे। समटाइम्स दैट्स द ओनली वे यू कैन रिच ईच अदर। ये देखिए, इसके बाद कोई प्रिपोजिशन नहीं आया, चुपचाप नाउन लिया है, यानी समटाइम्स दैट द ओनली, कभी कभी सिर्फ वही एक रास्ता है जिससे तुम दोनों मिल सकते हो, इसका मीनिंग ये हुआ। देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मैरिज एंड वेडिंग? वी ऑफन विश आवर पेरेंट्स और समवन हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डे, नो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डे। सो माई क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू, वाई वी कांट से हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डे, वाई वी ऑलवेज विश देम हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डे? लेट्स क्लियर दिस डाउट। A wedding is a collective name used for all the ceremonies and rituals that take place to give social acceptance to the relationship between two people। यानी जो दोनों का मतलब शादी होता है, लेकिन अंतर है, जो वेडिंग है वो एक कलेक्टिव नेम है, मतलब दो लोगों का मिलकर एक बना हुआ है जो कलेक्टिव नेम की तरह काम करता है। यूज्ड फॉर ऑल द सेरेमनीज़, ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? वो जो शादी के दिन वो जो सेरेमनी हुआ है, वो सजावट वगैरह हुआ है, वो जो रस्म होता है, रिवाज होता है, उसके लिए होता है। दैट टेक प्लेस टू गिव सोशल एक्सेप्टेंस, ये क्या लेता है? अपने समाज का कुछ एक्सेप्टेंस लेता है, उनकी कुछ एक्सेप्टेंस को, मुझे आई डोंट नो व्हाट इट कॉल इन हिंदी, बट आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सोशल जो होता है हमारा सामाजिक तौर पे, उनका एक्सेप्टेंस लेता है, उनका कुछ अनुमति लेता है टू रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच का जो रिश्ता होता है उसके लिए। यानी आप ये समझ लीजिए वेडिंग का अर्थ में सिंपल कि जिस दिन शादी होती है उस दिन का जो सेरेमनी वगैरह होता है, लोगों का आना, वो रिचुअल, वो सब ट्रेडिशन, वो सब जो पूजा पाठ, उसके लिए हम वेडिंग यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस देख लेते हैं। विशिंग यू बोथ अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डे। समझ गए क्या मतलब होता है? विशिंग यू बोथ, आप दोनों को विश करती हूँ या करता हूँ, फिर से बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को वेडिंग एनिवर्सरी दिन का। और जहाँ पे देख लेते हैं कि मैरिज क्या होता है। वेयर एज मैरिज इज़ द नेम ऑफ अ लाइफ लॉन्ग इंस्टीट्यूशन विच स्टार्ट्स आफ्टर द वेडिंग। जो मैरिज होता है वो वेडिंग के बाद का जो रस्म रिवाज, वो जो रिश्ता बंधता है हस्बैंड एंड वाइफ में, दैट्स कॉल्ड मैरिज। वो जो रिश्ते होते हैं ना आफ्टर वेडिंग, वो रिश्ता को हम मैरिज कहते हैं। समझ रहे हैं ना? सिंपल लिखा हुआ है वेयर एज, जहाँ की मैरिज इज़ द नेम ऑफ अ लाइफ लॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पूरी ज़िंदगी का वो रिश्ता होता है ना, विच स्टार्ट्स आफ्टर वेडिंग, जो शादी के बाद
स्टार्ट होता है, वेडिंग के बाद उसको हम मैरिज कहते हैं. शी वॉज 2 children बाय अ प्रीवियस मैरिज. I don't wanna be a housewife after marriage. She has 2 children by a previous marriage. उसके शादी के जो साल था, उसका शादी जो था प्रीवियस, पिछले जो शादी था, उसके पास कितने था? 2 बच्चे थे. शी हैज़ 2 children. उसके पास 2 बच्चे थे बाय प्रीवियस मैरिज, पिछले साल का जो शादी था उनका, उनके उस टाइम पे. आई डोंट वांट बी हाउस वाइफ आफ्टर मैरिज. मैं शादी के बाद हाउस वाइफ नहीं बनना चाहती हूँ. कोई भी नहीं चाहते. ऑलवेज ऑल women want get freedom. टेल एंड स्पीक में क्या अंतर होता है? से बाद में मैं 2 ले रही हूँ तो 2 ही बताऊँगी. स्पीक यूजली ओनली फोकसेस ऑन द पर्सन हु इज़ प्रोड्यूसिंग द वर्ड्स. स्पीक जो है हमेशा किस पे अपना फोकस देता है? उस पे देता है अगर कोई पर्सन अपनी बातों को कह रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उस पे ये ज़्यादा फोकस करता है. He spoke about the importance of taking exercise and having a good diet. उसने हम लोग को बताया, उसने हम लोग को बोला कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ऑफ टेकिंग एक्सरसाइज लेने का और हैविंग अ गुड डाइट, एक अच्छा डाइट लेने का. उसके बारे में बताया. कुछ वैल्यूबल था वो टेल नहीं, वो स्पीक बताया है. और किसी वीडियो में स्पेशल बताऊंगी इन तीनों में अंतर क्या होता है बहुत अच्छे से. आज के लिए इतना ही समझिए. देन व्हाट इज़ टॉक? टॉक फोकसेस ऑन अ स्पीकर एंड एट लीस्ट वन लिसनर एंड कैन मीन हैव अ कन्वर्सेशन. ये टॉक जो है 2 लोगों के बीच का जो कन्वर्सेशन होता है ना, उस पर ज़्यादा करके फोकस देता है. ठीक है. टॉक फोकसेस ऑन अ स्पीकर एंड एट लीस्ट वन लिसनर. ये एक लिसनर, एक सुनने वाले पे, और एक स्पीकर, और 2 लोगों के बीच जो कन्वर्सेशन होता है उस पर ज़्यादा फोकस करता है. वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, वी आर नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर. आई होप आई कैन मीट यू टू टॉक अबाउट माई प्लान्स फॉर द कंपनी. आशा करती हूँ कि मैं मिलूँगी. आई कैन मीट, मैं मिल सकती हूँ. टू टॉक अबाउट माई प्लान्स फॉर द कंपनी, उस चीज़ के बारे में बात करना जो हमारे कंपनी के लिए है. ठीक है. He doesn't really talk about his problems much. वो सच में अपनी प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताती है. ये होता है इनमें अंतर. किसी और वीडियो में डिटेल में पढ़ाऊँगी. आशा करती हूँ you will like it. If you like the video then please share in your study group. Also don't forget to subscribe the channel and please hit the bell icon. And you can also follow me on Instagram as well as on Talk Now. There we can do conversation to each other. And in last, don't forget to add UM so that I can guess, yeah, you are the person who follow me. So I hope friends you will show your love. Please like, comment, share, and please don't forget to put a comment below. I love to read that. Thank you so much for giving your precious time. Meet you again in next video. Thank you.